एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रवाहित जल। प्रवाहित जल में हम आगे पढ़ेंगे स्थलगत प्रवाह, जिसको हम ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं इंग्लिश में। परत अपरदन का कारण है। परत के जो स्थल के ऊपर जो प्रवाह होता है पानी का, वो परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि परत जो प्रवाह है, जो पानी का प्रवाह है, स्थलगत प्रवाह है, वो धरातल की अनियमितताओं के आधार पर, जिस तरह की धरातल की बनावट होगी उसके आधार पर ही स्थल का प्रवाह होगा। अगर धरातल सीधी होगी तो पानी सीधा बहेगा, ढलान होगी तो ढलान के अनुसार पानी जो है वो बहेगा। ठीक है, आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व क्षुद्र सरिताएं बन जाती है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण, अब जैसे कि जो प्रवाहित जल होता है, प्रवाहित जल के घर्षण के कारण, जैसे कि प्रवाहित जल के अगर घर्षण को हम देखें तो मैं इधर आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने ये ऐसे प्रवाहित जल है, ये जल बह रहा है, स्थलगत प्रवाह है जल का। प्रवाहित जल बह रहा है तो ये प्रवाहित जल के कारण क्या होगा? प्रवाहित जल के कारण छोटी एवं क्षुद्र सरिताएं बनेंगी। ठीक है, प्रवाहित जल के कारण ही छोटी एवं क्षुद्र सरिताएं बनती है, और क्षुद्र सरिताएं बनती है। इस तरह से प्रवाहित जो जल का प्रवाह है वो इस तरह से होगा, तो आगे जाके क्या होगी? छोटी एवं क्षुद्र सरिताएं बनेगी। ठीक है, इस तरह से छोटी एवं क्षुद्र सरिताएं बनेगी। अब आगे हम अगर पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या इस तरह से छोटी एवं क्षुद्र सरिताएं बनती हैं प्रवाहित जल से, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। तो हम आगे पढ़ते हैं। छोटे एवं क्षुद्र सरिताएं बनेगी प्रवाहित जल के कारण। आगे लिखा है, ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अविनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। क्षुद्र सरिताएं बनती है प्रवाहित जल से, और ये लंबी लंबी विस्तृत अविनालिकाओं में कालांतर में क्या बन जाती हैं? अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं क्षुद्र सरिताएं। अब जैसे ये छोटी छोटी क्षुद्र सरिताएं हैं, ठीक है, यहाँ से एक छोटी छोटी क्षुद्र सरिताएं हैं, जल का प्रवाह है, तो ये आगे जाके अवनालिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और कालांतर में अधिक गहरी और चौड़ी हो जाती है। धीरे धीरे ये गहरी भी होती जाती हैं और चौड़ी भी होती जाती हैं। जैसे धीरे धीरे गहरी भी होती जाएंगी और इनकी चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। ऐसे गहरी होती जाएंगी और इनकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा? ऐसे गहरी और चौड़ी होती जाएंगी, गहरी और अधिक लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियाँ बनाती हैं। अब ये एक दूसरे में मिल जाएंगी, ठीक है, और ये एक दूसरे में मिल जाएंगी तो घाटियों का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? घाटियों का निर्माण करती है और घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है, बनाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। अधोमुखी कटाव कैसा होता है? जब नदी का जो तल है, नदी के तल में जो कटाव होता है पानी के द्वारा, उससे जो कटाव होता है उसको अधोमुखी कटाव बोलते हैं। वो शुरुआती तौर में अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था जब होती है, जब किसी भी नदी की जब मध्य अवस्था होती है तो वो सरिता मध्य अवस्था में क्या करती है? धीमा कटाव करती है। क्या होता है? युवा अवस्था में तो कटाव बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी नदी जब अपनी युवा अवस्था में होती है तो उसमें वो क्या करती है? कटाव ज़्यादा करती है। ठीक है, युवा अवस्था में होगी तो कटाव ज़्यादा करेगी, पर अगर अपनी मध्य अवस्था में होगी तो कटाव कम करेगी। ठीक है, मध्य अवस्था में होगी तो कटाव कम करेगी। उसी के साथ साथ कालांतर में घाटियों में किनारों में ढाल मंद हो जाती है। जब मध्य अवस्था में होती है तो ढाल भी मंद हो जाती है। इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निमन होते जाते हैं। कब तक निमन हो जाते हैं? जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते, और अंततः एक धीमे, किसका निर्माण होता है? एक धीमे
उचावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं। और इन अवशेषों को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इन अवशेषों को? मोना डोनोक। क्या कहते हैं? मोना डोनोक कहते हैं, मोना डोनोक कहते हैं। तो किस तरह से होता है उचावच का निर्माण? जैसे ये मैं आपको इधर समझाती हूँ। जैसे ये एक जैसे इधर भी जो है वो जल प्रवाह हो रहा है, इधर भी जल प्रवाह हो रहा है, ठीक है। जो बीच में ये अवशेष बच गया, ये पूरा जल प्रवाह हो रहा है, इधर भी जल प्रवाह हो रहा है, जो बीच में ये अवशेष बच जाता है, ठीक है। इस अवशेष को क्या बोलते हैं? मोना डोनोक कहते हैं, मोना डोनोक कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं। पेनी प्लेन कहते हैं। किस तरह के मैदान होते हैं जिनको पेनी प्लेन कहते हैं? देखिए, पहले क्या था, इस तरह की घाटी थी, ठीक है। इधर से और इधर से क्या हो रहा था? पानी बह रहा था, नदी बह रही थी, अवनालिकाएँ थी। तो धीरे धीरे ये काटती गई, ये इधर साइड को काटती गई, ये इधर साइड को काट गई पहाड़ को। फिर क्या हुआ, जो पहाड़ इसने काटा है ये वाला, तो ये इस तरह से ये यहाँ से अपर्दन होता गया इस साइड को, या इसने इस साइड को अपर्दन किया। तो फिर इससे क्या हुआ, ये बन गया, ये एक विस्तृत एक मैदान बन गया, ठीक है। इसने यहाँ से काटा और यहाँ से भी इसको काटा, तो एक मैदान बन गया। तो ये जो मैदान होते हैं, ये वाले जो मैदान हैं, इन मैदानों को हम क्या बोलते हैं? क्या कहा था, क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? इन मैदानों को पेनी प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब पेनी प्लेन कहते हैं, प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधित विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था, जो जल प्रवाहित है, प्रवाहित जल क्या होता है? बहता हुआ जल। निर्मित मतलब बनी हुई, प्रत्येक अवस्था, हर एक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन किस प्रकार है? युवावस्था। युवावस्था, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदी वी आकार की घाटी बनाती है, जैसे इस तरह की एक घाटी बनाती है ये नदी, इस तरह की वी आकार की घाटी बनाती है और यहाँ इस घाटी में बहती है, वी आकार की, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं। अब ये वी आकार की घाटी में तो इस साइड भी कोई, इसमें यहाँ और यहाँ कोई बाढ़ के मैदान नहीं है, तो लगभग एक तरह से अनुपस्थित है, ठीक है, या संक्रिय होते हैं और नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत और चौड़े होते हैं, ठीक है। जो जल के विभाजक है वो विस्तृत और चौड़े और समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें भी होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। अब नदी है, जब ऊंचे समतल धरातल होंगे तो उस पर नदी विसर्प करते हुए चलती है। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली पर निम्न कटाव होता है, ये गहराई में बढ़ते हैं, यहाँ तक अनावृत कठोर चट्टानें, यहाँ जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती है वो जलप्रपात व क्षिप्रिकाएँ बन जाते हैं, जलप्रपात भी बन जाते हैं और क्षिप्रिकाएँ भी बन जाती हैं। आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की। अभी हमने क्या पढ़ा, ये कौन सी अवस्था थी? युवावस्था। अब प्रौढ़ावस्था पढ़ते हैं। युवावस्था में क्या होता है? युवावस्था में एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो नदी होती है, जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो वो बहुत तेज़ गति से चलती है, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होता है। और जब नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में होती है तो पानी का प्रवाह जो होता है वो बहुत धीमा होता है, बहुत धीमा भी नहीं कह सकते, पर हाँ मध्यम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना प्रौढ़ावस्था में होता है। क्योंकि जब नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में होती है तो वो उसकी घाटी ज़्यादा गहरी नहीं होती, जिस घाटी में वो बहती है, तो वो जब बहती है तो वो अपने अधोमुखी कटाव ज़्यादा करती है, मतलब नदी अपने तल में ज़्यादा कटाव करती है और किनारों का जो पार्श्व कटाव होता है उसको कम करती है, पार्श्व अपर्दन कम करती है। पर मध्यम अवस्था में जब नदी आती है तो वो अपना अधोमुखी कटाव को कम करती है, क्योंकि अधोमुखी कटाव कम करती है और अपनी ही घाटी में बहती है। और जो किनारों का कटाव है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व अपर्दन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा करती है। उससे क्या होता है, विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं, ठीक है।
हमने इसमें ये भी पढ़ा है कि इसमें जो है वो जल विभाजक अत्यधिक होते हैं युवावस्था में, दलदली जगह भी होती है, झीलें भी होती है जल विभाजक में, ठीक है। और अब पढ़ते हैं प्रौढ़ावस्था में। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है जल की मात्रा अधिक? क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। घाटी वी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। क्यों गहरी? क्योंकि इसने काटना शुरू किया युवावस्था में, अधोमुखी कटाव शुरू करना किया तो वो गहरी होती गई। जब वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंची है तो उसकी घाटी गहरी हो गई। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदान भी विस्तृत होते हैं क्योंकि वो पार्श्व कटाव भी करती है और नदी भी बड़ी होती है, तो विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और ये नदी विभाजक भी स्पष्ट हो जाते हैं। जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ भी क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नदी की वृद्धावस्था के बारे में।